नमस्कार बच्चों। लास्ट जो पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें मैंने बताया पानीपत का तृतीय युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ, उसके क्या परिणाम निकले, क्या उसके कारण थे। अब आज बात करते हैं उस युद्ध के महत्व की, लेकिन महत्व में जाने से पहले हमें थोड़ी युद्ध की पहले की परिस्थितियाँ, युद्ध का जो निष्कर्ष के बाद में हम जो महत्व में देखेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा हम चलते हैं कि ऐसा क्या परिस्थिति है। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि जहाँ पे ये परिस्थितियाँ हो रही थी कि जो कि अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान था जिसने यहाँ आक्रमण किया था, वो इससे पहले भी यानी 1761 में जब पानीपत के तृतीय युद्ध में यह आक्रमण हुआ था, इससे पहले भी काफ़ी बार यहाँ आक्रमण कर चुका था और ये उसका अंतिम आक्रमण था। इससे पहले भी 1757 में भी उसने आक्रमण किया और अप्रैल 1758 में अंतिम रूप से वह फिर से दिल्ली आया, क्योंकि जो इसके पहले जो जैसे अप्रैल 1758 में मराठों ने, क्योंकि इसके एजेंट को पंजाब से निकाल के बाहर कर दिया, इस वजह से 59 में अब्दाली ने फिर से दिल्ली को पार किया था और ये एक तरीके से अब्दाली के लिए खुली चुनौती थी और कि अब पंजाब पर मराठे अधिकार कर ले गए, क्योंकि इससे पहले पंजाब पर अब्दाली अधिकार कर चुका था, वहाँ अपने एजेंट को वहाँ नियुक्त करके गया था। अब आप देखिए कि इससे पहले ही 1752 में एक समझौता हुआ किसके बीच, वजीर सफदरजंग और मराठों के बीच, जिसमें 50 लाख रुपए वार्षिक के बदले मराठों ने मुगलों को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का वचन दिया, जिसके बदले में उन्हें पंजाब से दोआब से चौथ वसूली का अधिकार भी मिला था और इसी करारनामे के तहत पंजाब पे उन्हें अपना अधिकार मिला और मराठों की पिपासा जाग उठी। अब देखिए, लेकिन जब अब्दाली वापस आता है और मराठे जो है पुनः यहाँ पे एक दोनों का युद्ध हुआ एक तरीके से, और जो दत्ताजी सिंधिया पंजाब में नियुक्त किए जाते हैं मराठों के सरदार थे, उनका वध कर दिया जाता है किसके द्वारा, अब्दाली के द्वारा। ठीक है। अब पेशवा सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक बड़ी सी सेना भेजते हैं अब्दाली से टक्कर लेने के लिए, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में। अब यहाँ देखिए कि 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो स्थितियाँ बनी कि पहले से ही एक तो ये चीज़ थी कि जब युद्ध हुआ तो यहाँ जो हार के कारण थे, तो ये या फिर कहो कि सबसे पहला कारण तो ये कि मराठों की पराजय का कारण था अहमद शाह अब्दाली के पास सैन्य संख्या अधिक होना। इसके अतिरिक्त एशिया का सर्वश्रेष्ठ सेनापति उनके सामने था और उन्हें मुस्लिम सरदार जैसे शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मुगल मीर बख्शी नजबुद्दौला का भी समर्थन प्राप्त था, जबकि मराठे अपनी लूटपाट की नीति से राजपूत जाटों से शत्रुता कर चुके थे। उनका किसी ने उस समय साथ नहीं दिया। मराठों की सेना में अनुशासन व्यवस्था का अभाव था। इसके अतिरिक्त वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे और वो लंबे समय तक एक मैदान में युद्ध करने की कला में प्रवीण नहीं थे। इसका त्याग की कीमत उन्हें यहाँ चुकानी पड़ी संभवतः। इसके अलावा उनकी खराब संचार व्यवस्था थी, जिस कारण अब्दाली उनकी रसद काटने में 3 दिन तक जब मराठा सेना भूखे मरती रही, तो अंत में उन्होंने सोचा कि जब वैसे ही मरना है तो क्यों ना इससे मुकाबला करके ही मौत को गले लगाया जाए। अब यहाँ ये भी है कि इनमें आपसी अहंकार और विद्वेष की भावना भी आ गई थी मराठों में। पेशवा अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता था। इसके अतिरिक्त यहाँ व्यक्तिगत गौरव की भावना को अधिक महत्व दिया जाता था, जिस कारण वो लोग युद्ध क्षेत्र में भी अलग अलग होकर लड़ते थे। कुशल तोपचे और घुड़सवारों की कमी थी। हालांकि यहाँ इब्राहिम खां गारदी था उसके जो तोपखाने का अध्यक्ष था, किंतु वो वहाँ पे नहीं चल पाया। अब यहाँ देखिए कि जो युद्ध के परिणाम इसमें है कि हजारों मराठे और उनके नेता मारे गए। मराठों द्वारा उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का मधुर स्वप्न चूर चूर हो गया। पराजय के सदमे में पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में अधिकांश उच्च श्रेणी के मराठा सरदार
मारे जाते हैं, जिसके कारण रघुनाथ राव राघोबा जैसे कुटिल व्यक्ति को अपनी षड्यंत्रों को पूरा करने का अवसर मिल जाता है और मराठा संघ की एकता छिन्न भिन्न हो जाती है। मुगल बादशाह की स्थिति भी दयनीय हो जाती है, क्योंकि उनका भी संरक्षण समाप्त हो जाता है। अब ब्रिटिश यहाँ पे अब आप बात करो कि सबसे बड़ी बात है जो ये कि इस युद्ध के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जिसका महत्व था कि अब मराठों के यहाँ हार जाने से यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खुला रास्ता बन गया। डॉक्टर सरदेसाई लिखते हैं कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय मराठे और मुसलमान प्राचीन कुरुक्षेत्र के घोर युद्ध में जूझ रहे थे, उस समय ब्रिटिश राज का प्रथम निर्माता लॉर्ड क्लाइव भागा तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास दौड़ा जा रहा था। और यहाँ पानीपत के युद्ध ने भारत की सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करने के संघर्ष में परोक्ष रूप से एक और दक्ष प्रतिभागी उत्पन्न कर दिया। और यहाँ से हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास की प्रवाह दूसरी ओर ही मुड़ जाता है। तो महत्व के बिंदुओं में मैं आप लोगों को इतनी बातें मैं बता चुकी हूँ। तो सबसे बड़ा महत्व कुछ का कहना है कि जैसे सरदेसाई जैसे हैं इतिहासकार, वो कहते हैं कि यद्यपि युद्ध क्षेत्र में मराठों को अपार जनशक्ति की भारी हानि उठानी पड़ी, किंतु इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। यह विचार करना कि पानीपत के युद्ध में हानि के कारण मराठों की महत्वाकांक्षाएं लुप्त हो गई, वास्तविक स्थिति का त्रुटिपूर्ण अध्ययन है। वहीं प्रोफेसर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि भारतीय इतिहास का निष्पक्ष पुनः निरीक्षण ये बताएगा कि मराठों का यह भ्रम मूलक दावा कितना निराधार है कि पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई और इस युद्ध के बाद मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। इस पराजय ने मराठों का नैतिक पतन कर दिया। पेशवा परिवार के आंतरिक कल्याण में मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। अब एल्फिंस्टन लिखते हैं कि कोई भी पराजय इतनी पूर्ण नहीं हुई, कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं आई जिसने इतना भय फैलाया हो। सारी मराठा जाति में दुख और निराशा छा गई। अपने संबंधियों की किसी को मृत्यु का दारुण दुख था, किंतु सेना के उस भयंकर विनाश को सारी जाति अपने जातीय गौरव पर अत्यंत घातक प्रहार समझती थी। टूटी फूटी सेना नर्मदा के उस पार लगभग सारे हिंदुस्तान के जीते हुए प्रदेशों को छोड़ती हुई पीछे जा रही थी। अब आप देखिए कि मराठा यहाँ हार चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बालाजी बाजीराव का मूल्यांकन करते हैं कि उनके समय में इस तरीके से निजाम से युद्ध हुआ था। युद्ध लंबा चला और निजाम ने बराड़ का भाग दे दिया। बल्कि की संधि के तहत मराठों को अंग्रेज फ्रांसीसियों का सप्तवर्षीय युद्ध भी छिड़ा था, और जिसमें आपने देखा कि मराठों को कुछ प्रदेश मिले और निजाम ने भी यहाँ 1760 मुदगिर के युद्ध में फिर से हार खाई और 60 लाख रुपये वार्षिक कर का प्रदेश में अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर, बीजापुर सम्मिलित इन्हें प्राप्त हो गया। अब मराठों का पंजाब दिल्ली में जो यहाँ होता है, पंजाब में तो मैं बता ही चुकी हूँ और दिल्ली में भी हम देख चुके हैं कि यहाँ मराठा और अब्दाली के बीच की जो आपसी वो थी, जिसकी वजह से आमने सामने ये दोनों जगह टकराए। अब बाजीराव का मूल्यांकन करते हैं तो व्यक्तित्व वह सौम्य व्यक्ति था। उसने भूमि कर व्यवस्था में, फौजदारी न्यायालय में बहुत से सुधार किए, पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद किया, राजमार्ग बनवाए, वृक्ष लगवाए। लेकिन एक जो चीज़ थी कि यहाँ वह मराठा सरदारों को, अपने अधीनस्थ मराठा सरदार को नियंत्रण रखने में असफल रहा, जिससे यहाँ सामंतशाही की भावना चमक उठी। अब सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ की, तो कि एक चीज़ हम जो कह सकते हैं इनके बारे में कि वह सैनिक और राजनीतिक के रूप में अपने पिता के समान तो नहीं था, किंतु फिर भी नेतृत्व के गुण उसमें विद्वान थे। अनुकूल परिस्थितियों से लाभ उठाकर उसने मराठा शक्ति का विस्तार किया और शीघ्र ही मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। और चरम सीमा पर पहुंचने का मतलब था कि अब सिंधु से कन्याकुमारी तक के सभी प्रदेश अधिक या कम प्रभाव में मराठों के ही थे। तो आप देखिए कि जिनके दादा ने जो स्वप्न की शुरुआत की और जिनके पिता ने भी जिस स्वप्न को अटक से कटक तक पहुंचाने का वादा किया, वो ही उन्हीं के पुत्र मराठा बालाजी जो बाजीराव है, वो उस पताका को शीघ्र ही सिंध से
सिंधु नदी से कन्याकुमारी तक फहरा देते हैं। अब ये तो एक कहेंगे कि दुर्भाग्य इनका रहा कि अपनी विजयों में इतने उन्मादित हो गए, या फिर कहे कि थोड़ी व्यक्तिगत गौरव की भावना ऐसी हो गई और लूटपाट की इनकी नीति थी। इन्होंने आंतरिक प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मराठे अपने आसपास के प्रदेशों में लोकप्रिय नहीं थे, क्योंकि इनकी जो लूटमार की नीति थी वो सबको असंतुष्ट करती थी। और यही कारण था कि राजपूत जाट कभी भी इनके साथ नहीं मिल पाए। जब भी युद्ध की स्थिति आई तो ये अकेले ही इनको अब्दाली से जूझना पड़ा। अदरवाइज हो सकता था आज भारतीय इतिहास की जो दिशा कहीं और ही होती। तो बस मैं इस वीडियो में इतना ही समझाना चाहती हूँ कि मराठों की जो पराजय है, कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ी शक्ति को अपने पैर जमाने के लिए एक खाली स्थान प्रदान किया था। मतलब इसका सबसे बड़ा महत्व यही है। एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक रूप से इसका महत्व कुछ भी नहीं है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, लेकिन दूरगामी रूप से यदि देखेंगे हम तो बाद के लिए दूरगामी रूप से इसके बहुत बड़े प्रभाव थे इस युद्ध के, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पैर जमाने के लिए एक नई जगह प्रदान की थी। और अब भारत का इतिहास एक दूसरी ही दिशा में जा रहा था। आज की वीडियो में चलो हम इतना ही। हालांकि हम आगे देखेंगे कि इसके बाद पेशवा दुदुम्बी पूरी तरीके से नहीं समाप्त हुई, और उसकी वो भी पेशवा माधवराव नारायण प्रथम के रूप में फिर से मराठा अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करेंगे और फिर से एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। किंतु आप देखिएगा कि आगे आगे किस तरीके से मराठों का पतन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।